अगला टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है वो उठाएंगे हम, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो 2024 में जो भी पॉलिटी और गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो मैं आपको कवर कराऊंगा। हाँ, पॉलिटी और इसमें अंदर, ठीक है। तो स्पेशल पैकेज फॉर बिहार एंड आंध्र प्रदेश, तो दो स्टेट जिनको स्पेशल पैकेज दिया है इस बार बजट में, यूनियन बजट 2024-25 के अंदर जिनको स्पेशल हेल्प या स्पेशल पैकेज दिया, वो दो स्टेट कौन सी है आपकी? बिहार और आंध्र प्रदेश। अब देखो कितना आउटले दिया है बजट का। आंध्र प्रदेश को दिया है 65,000 करोड़ और बिहार को दिया है 58,900 करोड़। तो एक तो फिगर याद रखनी है आपको, है ना। स्टेट पीसीएस या बाकी एग्जाम में फिगर पूछ लेता है, तो बिहार का है 58,900 करोड़, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का है 65,000। थोड़ा इजी है रिमेंबर करना, 65,000। बस ये भी देख लो, ज्यादा किसके? आंध्र प्रदेश का, बिहार का कम है। की कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पे? जो काम करना है, कैपिटल डेवलपमेंट करनी है इनको अमरावती में, उसके लिए पैसा खर्च होगा, ठीक है। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसके लिए, और पीएम आवास योजना। यहाँ पे बिहार के अंदर जो काम करना था मेनली, दैट इज फॉर द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। पीर पनीती थर्मल पावर प्लांट के लिए, और फ्लड कंट्रोल मेजर। तो तीन प्रायोरिटी इनकी ये है जहाँ पे पैसा खर्च होगा बिहार की। और आंध्र प्रदेश की मेनली है कैपिटल डेवलपमेंट, और आपका पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, और पीएम आवास योजना। अब स्पेशल पैकेज क्या होता है? स्पेशल पैकेज आर द एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू द स्टेट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को स्पेशल जो असिस्टेंस देती है, एडिशनल हेल्प देती है, अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन से जो पैसा मिलना है उसके अलावा, तो लिखा है इट्स द आउटसाइड द फाइनेंस कमीशन हेल्प, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन के अलावा जो एक्स्ट्रा हेल्प करती है, दैट इज गिवन इन द स्पेशल पैकेज। दे ग्रांट कैन बी फॉर द वैरायटी ऑफ रीजंस, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, है ना, या कई बार अपने पॉलिटिकल प्रोमिस फुलफिल करने के लिए। हाउएवर द स्पेशल पैकेज कैन ऑल्सो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे अब पैसा फाइनेंस कमीशन के अलावा भी और दिया जाएगा तो इट विल लीड टू द वीकनिंग ऑफ द फाइनेंस कमीशन, बाईपासिंग ऑफ द फाइनेंस कमीशन, एंड स्ट्रेनिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंसिस, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जा रहा है? स्टेट के पास जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस भी स्ट्रेन होते हैं, ठीक है। एकदम से अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्लान थोड़ी किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना पैसा देना पड़ेगा इनको, लेकिन इतना देना पड़ता है, तो इट्स काइंड ऑफ अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस पे काफी इफेक्ट पड़ता है। 10 ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट, तो बस याद रखना है कि तेलंगाना स्टेट कब बनी थी? जून 2014 में। तो अब 10 साल हो गए तेलंगाना को बने हुए, ठीक है। यहाँ पे ये पहले कंप्लीट आंध्र प्रदेश था, अब तेलंगाना अलग हो गया है। ये तेलंगाना, इसमें फिर ये इसकी डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट, ये आप देख लेना, ठीक है। ज्यादा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, ये इंपॉर्टेंट है। द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस इज अ पायनियरिंग इनिशिएटिव बाय एसएआई इंडिया, वाज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड इन राजकोट, गुजरात। तो ये कहाँ पे बना है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस। जो लोकल गवर्नेंस है उसके ऑडिट के लिए आपका इंटरनेशनल सेंटर बना है कहाँ पे? राजकोट। तो ये याद रखना, राजकोट में बना है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, ठीक है। राजकोट का है, गुजरात के अंदर। कब बना था? 18 जुलाई 2024 में। आईसीएल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर टू डेवलप एंड एनहेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स ऑडिट। तो जो भी लोकल गवर्नमेंट है, पीआरआई, यूएलबी, इनके जो ऑडिट्स के स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना है। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का बना है राजकोट। न्यू क्रिमिनल लॉज केम इनटू इफेक्ट, ठीक है। तो तीन जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए, इस पे डिटेल वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, यूपीएससी का यूट्यूब चैनल मिल जाएगी आपको, ठीक है। बाकी नाम देख लो कौन से तीन जो हैं आपके। पहली बात तो आए कब थे? ये ऑन July 1, 2024, द थ्री न्यू क्रिमिनल लॉज। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य मतलब प्रेजेंट करना, तो सामने एविडेंस, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट है, ठीक है। एक इंडियन पिनल कोड, एक इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, ये आ गया। तो इट विल दीज लॉज पास बाय द पार्लियामेंट एम टू अपडेट इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस फ्रेमवर्क बाय रिप्लेसिंग इंडियन पिनल कोड। तो इंडियन पिनल कोड को हटा के बना गया आपका भारतीय न्याय संहिता। फिर दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी को हटा के आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और लास्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी जगह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। इट रिप्लेसेस इंडियन पिनल कोड 1860 एंड हैज 356 सेक्शन इंस्टेड ऑफ अर्लियर 511 सेक्शंस। तो इसमें कितने सेक्शन है अभी? 351 सेक्शन, जो पहला वाला है आपका भारतीय न्याय संहिता। तो
भारतीय न्याय संहिता किसको रिप्लेस करेगा? इंडियन पिनल कोड को। इंडियन पिनल कोड की जगह है भारतीय न्याय संहिता। इसमें कितने सेक्शन है? 356। और पहले कितने थे? 511। ये इंपॉर्टेंट है। अब हो गए 356। पहले कितने थे? 511। ये पूछ सकते हैं आपसे। कुछ सेक्शन इसमें ऐड हुए हैं, कुछ डिलीट हुए, ऐसा है ना। 175 section has been changed। कुछ सेक्शन चेंज, 8 न्यू सेक्शन हैव बीन एडेड एंड 20 सेक्शन हैव बीन रिपील्ड। ये बात याद रखनी है। ये केवल ऐसा नहीं केवल ऐड हुए हैं, कुछ ऐड हुए हैं, कुछ डिलीट हुए हैं, और कुछ को चेंज किया गया है। अब फाइनल 511 से कितना हो गया? आईपीसी, आईपीसी में थे 511, भारतीय न्याय संहिता में हो गए 356, 356। जो इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी, उससे आर्टिकल से याद रखो 356। ठीक है। द एक्ट रिमूव्स ऑफेंसेस ऑफ सेडिशन। सेडिशन के ऑफेंस को हटा दिया। इट इंस्टेड पेनलाइजेस द, अलग अलग, मतलब उसी को डेफिनेशन को चेंज कर दिया। मान लो सेडिशन को हटा के अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया कि कोई ऐसे काम करेगा तो उसको पनिश करेंगे, जैसे कि एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट सेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ये सब। ठीक है। एंडेंजरिंग द सोवेरेनिटी ऑफ यूनिटी, या एनकरेजिंग द फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, को सेपरेटिस्ट एक्टिविटी लगा तो इन सबको पनिश किया जाएगा। द एक्ट डिफाइन टेररिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म को डिफाइन किया है। डिफाइन क्यों किया है? टेररिज्म को, सेडिशन को हटाया है। ठीक है। The act defines the terrorism as an act of that intends to threaten unity, integrity, and security of the country, to intimidate the general public, or to disturb the public order. It also defines organized crime and impose penalties. तो टेररिज्म को डिफाइन किया है, ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन किया है। ठीक है। और टेररिज्म को कैसे डिफाइन किया है? कि जो भी एक्ट हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को थ्रेटन करेगा या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा, दैट इज द एक्ट ऑफ टेररिज्म। The act also allowed death penalty for the gang rape of women below the age of 18 years. अगला जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ठीक है, ये था एविडेंस वाला। ठीक है। इट रिपील्स द इंडियन एविडेंस एक्ट। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस। तो अब हम जो कोर्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड भी प्रेजेंट कर सकते हैं एज एन एविडेंस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये रिप्लेस करेगा किसको? सीआरपीसी को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को। ठीक है। इसमें भी देख लो, इसमें कितने सेक्शन हो गए? अब 170 सेक्शन। पहले कितने थे? 167। तो इसमें बढ़ गए हैं। तो अर्लियर 167 से थे, और अब कितने हो गए? 170। इसमें भी कुछ सेक्शन रिमूव हुए हैं। ठीक है। 23 सेक्शन हैव बीन चेंज्ड, 1 सेक्शन हैज बीन एडेड एंड 5 हैव बीन रिपील्ड। तो तीनों काम इसके अंदर भी हुए हैं। कुछ चेंज हुए हैं, कुछ रिपील हुए हैं, कुछ ऐड हुए हैं। पहले 167 थे, और अब कितने हो गए? 170 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में द एक्ट विल नाउ हैव 533 सेक्शंस। ठीक है। अब कितने? 533 सेक्शन। 160 न्यू सेक्शन हैव बीन चेंज्ड, 9 न्यू सेक्शन हैव बीन एडेड एंड 9 न्यू सेक्शन हैव बीन रिपील्ड। ठीक है। The electronic trials in electronic mode. The act provides for that trials, inquiries and proceedings may be held in the electronic mode. तो ये प्रोसीजर की बात करेगा। तो अब प्रोसीजर में क्या बात करेगा? कि जो ट्रायल्स है दैट कैन बी हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड। एविडेंस वाला क्या बात करेगा? कि एविडेंस कैन बी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड। हो गया ये। ठीक है। Other specific timeline, the judgment, giving the judgment within the, giving 30 days of completion of the arguments, एक्सटेंडेबल अप टू 60 डेज। तो ये भी आर्ग्यूमेंट खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर जजमेंट देना है, और दैट कैन बी एक्सटेंड अप टू 60 डेज। इन्फॉर्मिंग द विक्टिम ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद इन द 60 डेज। ये टाइमलाइन इंट्रोड्यूस की है सीआरपीसी के अंदर। फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस बाय द सेशन कोर्ट्स विद इन द 60 डेज फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग। ओके। इंडियन एविडेंस एक्ट देख लिया, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट देख लिया हमने। बस ये और देख रहा था मैं, ये आ गया 478 सेक्शन थे पहले। तो पहले वाले में थे 478, अब कितने हो गए? 533। ऊपर वाला आपको याद है, मैंने बताया था आईपीसी में, ये इसमें आईपीसी में 511 थे, फिर इमरजेंसी 356 हो गए। इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 थे, तीन बढ़ गए 170 हो गए। इसमें 478 थे, और अब कितने हो गए? 533 सेक्शन। सबसे ज्यादा किसमें है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 533। ये तीन बिल की उन्हीं की समरी है। नेक्स्ट है विमेन एमपीज इन लोकसभा। तो 40, देखते हैं कितने लोकसभा में कितने आपकी विमेन एमपीज है।
तो द नंबर ऑफ वीमेन कंटेस्टिंग जनरल इलेक्शंस हैज इंक्रीज फ्रॉम 2.9% इन 1957 टू नियरली 10% इन 2024। तो कितनी वीमेन कंटेस्ट करती है? अराउंड 10% वीमेन कैंडिडेट्स होती हैं जो कंटेस्ट करती है ना। मतलब अगर 100 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, लोकसभा में, तो अब उसमें से 100 में से 10 वीमेन होती है, तो 10% के अराउंड आ गया। एंड इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.9 टू इन 1957 टू 10% इन 2024। देखो टोटल कैंडिडेट्स इतना था, ठीक है, इसमें इतनी विमेन कैंडिडेट्स थी और इतनी विमेन इलेक्ट हुई है, अराउंड 9.5%, है ना। इलेक्शन ओवरव्यू, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, जो 18th लोकसभा है हमारी, पहली बात तो ये याद रखना कौन सी है, 18th लोकसभा है 2024 में जो कंस्टिट्यूट हुई है अभी, हैड ओवर 13.62% ऑफ फीमेल एमपीज, ठीक है। तो इसके अंदर आपके कितने हैं, एक सेकंड, द मार्क स्टडी इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस इलेक्शन 7% इन 8% इन 9 एंड 9% इन 2019। ये अलग अलग ईयर का दे रखा है उसका। अब देखते हैं, हम लेटेस्ट वाली देखते हैं, जो 18th लोकसभा है उसमें 13.62 क्या है, फीमेल एमपीज है। दिस इज अ मार्जिनल ड्रॉप, ये याद रखना है, लास्ट वाली लोकसभा से मार्जिनल ड्रॉप है। 17th में कितना था, 14%, ये देखो। 16th लोकसभा में 64 वीमेन एमपी थी, 17th लोकसभा में 78 वीमेन एमपी थी, ये हाईएस्ट रही है अभी तक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 18th लोकसभा में जो है 74 वीमेन एमपी है। तो आज तक हाईएस्ट लोकसभा में एमपी जो विमेन इलेक्ट हुई है, वो कौन सी लोकसभा में हुई है, 17th लोकसभा में, ठीक है। जो इससे पहले वाली थी, अभी वाली में कितनी है, 74 विमेन है, तो पिछली बार से थोड़ा ड्रॉप है। वो दूसरा आप ये ट्रेंड ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेंज इन द विमेन स्ट्रेंथनिंग इन द लोकसभा ओवर द, तो ठीक है, पहले 4.41 से बढ़ी, फिर कम हुई है, फिर बढ़ गई थी एक बार बीच में, ज्यादा हो गई, फिर कम हुई है आपकी, ठीक है, फिर बढ़ी है, फिर कम हुई है, फिर बढ़ने लगी, फिर अब वापस कम होगी। तो ऐसे कोई कंटिन्यूस ट्रेंड नहीं कि बढ़ ही रही है, तो ऊपर नीचे का ट्रेंड रहा है इसमें, ठीक है, तो ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक ऊपर परसेंटेज याद रख लेना कि 13.9% है, 13.62% है 18th लोकसभा में, और 17th में हमारी थी 14%। हाईएस्ट अभी तक 14 में हुई है, दैट इज 78 वीमेन। इंटरनेशनल डे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन कब होता है, 1 जून एवरी ईयर, इंटरनेशनल डे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। असेस नाउ रिपोर्ट ऑन द इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया। तो इंडिया अकाउंटेड फॉर 116 आउट ऑफ 283, तो वर्ल्ड ओवर 283 इंटरनेट शटडाउन हुए हैं लास्ट ईयर, ठीक है, 2023 के अंदर। और ये कौन सी अब रिपोर्ट कहती है, असेस नाउ। उसमें से 116 इंडिया के अंदर हो गए, देख लो, ठीक है, अराउंड 40% वर्ल्ड के, ठीक है, इट मेक्स अराउंड 40% ऑफ ऑल इंटरनेट शटडाउन वर्ल्ड वाइड। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे एस्टेब्लिश किया है आपका, कन्याकुमारी में। द रॉक इज सराउंडेड बाय लक्षद्वीप सी, वेयर द बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड द अरेबियन सी, तीनों का कन्फ्लुएंस है, ठीक है। लक्षद्वीप सी आपका, अरेबियन सी मान लो, और बे ऑफ बंगाल, मतलब तीनों के कॉन्फ्लुएंस पे आपका है कन्याकुमारी में, ठीक है, कन्याकुमारी में। इट वॉज बिल्ड इन 1970। इट कंप्राइज ऑफ श्रीपदा मंडपा, तो एक श्रीपदा मंडपा है, ये काइंड ऑफ मंडपा है, ठीक है, और एक विवेकानंदा मंडपा है। देर इज ऑल्सो अ लाइफ साइज स्टेच्यू ऑफ ब्रॉन्ज स्टेच्यू है और स्वामी विवेकानंद ऑन द प्रीमाइस, तो यहाँ पे विवेकानंद की स्टेच्यू भी है। इट इज ऑल्सो अ मेमोरियल फॉर विच ऑल स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस मेमोरियल के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबने कंट्रीब्यूट किया था। स्वामी विवेकानंद वॉज बोर्न एज नरेंद्र नाथ, थोड़ा विवेकानंद के बारे में, कब हुआ था, 12 जनवरी 19 1863, 12 जनवरी 1863 में इनका बर्थ हुआ था। ही वॉज द चीफ डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। ही इंट्रोड्यूस्ड द फिलोसफी ऑफ वेदांता एंड योगा टू द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इज क्रेडिटेड विद द रेजिंग इंटरफेथ अवेयरनेस, ब्रिंगिंग हिंदुइज्म टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, ये कहती है, पहली बात तो रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, 4 पैरामीटर्स पे करता है कि विमेन में और मैन में क्या गैप, कहाँ कहाँ किन किन पैरामीटर में गैप है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, एजुकेशन में, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो दो तो ई हो गए, इकोनॉमिक, एजुकेशन, एक हेल्थ का रहेगा कॉमन, ठीक है, और लास्ट वाला जो है आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो हिस्ट्री, मतलब हेल्थ, हिस्ट्री का हेल्थ, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एजुकेशन, दो ई के, हेल्थ और एजुकेशन, सॉरी, हेल्थ और एजुकेशन आएंगे ही, और इकोनॉमी और पॉलिटी कर लो, ऐसे याद कर लो, हेल्थ और एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटी।
The report says that it will take 134 years, that is still 2158 to reach the full gender parity. तो अभी हमें 134 साल लग जाएंगे और जेंडर पैरिटी लाने में, जितना मतलब मैन और वुमेन को अगर इन चारों पैरामीटर में बराबर लेके आ रहे हैं तो 134 ईयर्स लगेंगे। Key findings of the report: the global gender gap score in 2024 is 68.5, meaning 31.5% of the gap remains unaddressed. तो एक सेकेंड, ठीक है, ये इसमें भी दे रखा है ना, इंटरडे परसेंटेज पॉइंट। तो अभी ओवरऑल अगर बात करें तो 68% गैप स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी 31% गैप बाकी है, रिमेन अनएड्रेस्ड। द जेंडर गैप रिमेन लार्जेस्ट इन द पॉलिटिकल एम्पावर, और सबसे ज्यादा जो एड्रेस करना है गैप को, मतलब कि एजुकेशन में, इकोनॉमिक्स में, हेल्थ में, फिर भी जो मेन और वीमेन के अंदर गैप है ब्रिज हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा गैप किसमें है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। उसके बाद फिर आता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पे। आइसलैंड रिमेन्स द वर्ल्ड्स मोस्ट जेंडर इक्वल। तो जैसे जैसे परसेंटेज 100 के क्लोज पहुंचेगा ना, उतना ही मतलब अच्छा है। तो अभी 68.5 है मान लो जेंडर गैप स्कोर, और आइसलैंड का कितना है? 93.5। तो यहाँ पे जेंडर पैरिटी बहुत कम है, अराउंड 16% कुछ बची हुई है, सॉरी 6% के अराउंड, इतना इन्होंने कवर कर लिया है। सबसे ऊपर किसका है? आइसलैंड, ठीक है। और फिर इट इज फॉलोड बाय द फिनलैंड, नॉर्वे एंड न्यूजीलैंड, देन स्वीडन। दीज आर द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट। तो आइसलैंड का ये स्कोर है, ठीक है। और आपका नामीबिया का अगर बात करें, डेवलपिंग कंट्री, तो नामीबिया का अच्छा स्कोर है 80.5, ठीक है। इंडिया हैज स्लिप 2 प्लेसेस, 129 पे आ गई, पहले 127 पे थी, ठीक है। इंडिया शोड द बेस्ट जेंडर पैरिटी इन सेकेंडरी एजुकेशन, हमारा बेस्ट किस में रहा है? सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। इंडिया हैज क्लोज टू 64.1 ऑफ इट्स जेंडर गैप रिपोर्ट एज ऑफ 2024। तो ये जो हम बार बार देख रहे थे, ये वर्ल्ड का एवरेज है, ठीक है। और इंडिया का तो वर्ल्ड एवरेज से भी कम है, 68.5 वर्ल्ड का है, इंडिया का आ रहा है आपका 64.1। तो ये याद रखना है आपको, इंडिया का जो जेंडर गैप जो स्कोर है वो कितना है? 64.1%। वर्ल्ड का है 68 के अराउंड, 68.5%। ये दो फिगर याद रखनी है। सबसे ज्यादा आइसलैंड का है, 93 पॉइंट कुछ से जो था, है ना, 6% कुछ लैग कर रहा है उनका, 93.5। तो 6.5% और कम है, बाकी उनका पूरा है, ठीक है। फॉर्म 17C एंड इलेक्शन कमीशन, तो फॉर्म 17A 17C ये क्या है आपको देखना है। तो ये क्या करता है? रिकॉर्ड्स वोटर डिटेल्स एंड कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन। तो 17A के अंदर क्या होता है? वोटर्स की डिटेल होती है, वोटर की डिटेल होती है, और कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन होती है। 17C कहता है रिकॉर्ड वोट कास्ट एट द ईच पोलिंग स्टेशन। तो 17A के अंदर तो वोटर की इन्फॉर्मेशन होगी, और वोटर की डिटेल होंगी, और कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और 17C क्या होता है कि कितने वोट कास्ट किए गए, ठीक है, वोट कास्ट एट द ईच पोलिंग स्टेशन। तो 17C ये पे डिमांड चल रही थी इसको पब्लिक किया जाए इन्फॉर्मेशन को, फ्रॉम 17C ऑल्सो नोन एज पोलिंग स्टेशन वाइज रिजल्ट। तो पोलिंग स्टेशन वाइज रिजल्ट भी बोलते हैं इसको। इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एट द ईच पोलिंग बूथ। It contains detailed information, including the absolute number of votes polled at the booth, the total number of registered electors, and the pertinent details. The Form 17 is significant because it provides the absolute voter turnout data at the booth level. तो एक पर्टिकुलर बूथ पे कितने आपके वोट आपके कास्ट हुए हैं, है ना, तो बूथ वाइज कितने वोट कास्ट हुए हैं वो किसमें आते हैं? फॉर्म 17C के अंदर। मेकिंग दिस डेटा पब्लिक, इसी की बात चल रही थी। ऑपोजिशन पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप आर्ग्यू दैट मेकिंग फॉर्म 17C पब्लिकली अवेलेबल ऑनलाइन वुड इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है। दे बिलीव इट वुड हेल्प वेरीफाई द रिपोर्टेड वोटर टर्नआउट। करंट स्टेटस क्या है? करंटली द इलेक्शन कमीशन डज नॉट प्रोवाइड द पब्लिक एक्सेस टू फॉर्म 17C, स्टेटिंग दैट इट मीट ओनली फॉर द कैंडिडेट्स एंड देयर एजेंट्स। तो अभी कौन कौन देख सकते हैं? कैंडिडेट और उसके एजेंट देख सकते हैं, बाकी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है फॉर्म 17C। होम वोटिंग की फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में, ठीक है। फैसिलिटी फॉर वोटिंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ होम फॉर सीनियर सिटीजन अबाउ 85 ईयर्स ऑफ एज, ये याद रखना है, 85 ईयर्स ऑफ एज
एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी विद 40% बेंचमार्क, और कितना 40% बेंचमार्क से ज्यादा जिनकी डिसेबिलिटी, उनको वाज एक्सटेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द पैन इंडिया बेसिस द जनरल इलेक्शन 2024। तो इनको ये क्या कर सकते हैं, दे कैन वोट फ्रॉम द होम। तो 85 ईयर्स से अबव सीनियर सिटीजन और 40% से ज्यादा जिनकी डिसेबिलिटी है वो लोग, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, सुदर्शन सेतु, इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज। वैसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है आपका, मुंबई वाला जो था अटल सेतु, लेकिन केबल वाला कौन सा है, सुदर्शन सेतु, इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज। इट कनेक्ट्स ओखा टाउन विद द बेत द्वारका आइलैंड, गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो ओखा टाउन को जो बेत द्वारका आइलैंड है उससे कनेक्ट करता है आपका सुदर्शन सेतु ब्रिज, केबल वाला ब्रिज है। ठीक है, इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज। The bridge constructed as a part of National Highway NH 51 that runs along the sea coast of the सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र में, गुजरात में वहां बना हुआ है, ओखा से लेके आपका ओखा बेट द्वारका ब्रिज, का नाम यही है, ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज। अटल सेतु इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन द कंट्री। सबसे बड़ा वो है, लेकिन केबल स्टेट कौन सा है आपका, सुदर्शन सेतु। ठीक है, स्वयं प्लस, तो स्वयं तो था ही पहले एजुकेशन के लिए, अब स्वयं प्लस आ गया है। ठीक है, तो 9 से लेके पीजी तक के कोर्स होंगे इसमें। ये देखना, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, कोर्सेज फ्रॉम 9th क्लास टू द पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग। तो स्वयं ये पोर्टल है, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगी, 9 से लेके पीजी तक के डिफरेंट कोर्स आपको इस पोर्टल पे मिल जाएंगे। Courses consist of total 40 hours of teaching learning material, 20 hours of video and 20 hours of e-text. Benefits क्या रहेंगे, academician through SWAYAM can facilitate effective teaching both on campus and online. A class teacher can act as a mentor to assist online in class. SWAYAM, the massive open online course platform providing education opportunity for vast number of learners, was launched by the Ministry of Education in 20। ये याद रखो, जो स्वयं था वो कब लॉन्च हुआ था, 2017 के अंदर। अब कौन सा आ गया, स्वयं प्लस, अलाइंड विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। स्वयं प्लस नाउ ऑफर इंडस्ट्रियल रेलिवेंट कोर्सेज। तो स्वयं प्लस के अंदर और क्या चीज इन्होंने ऐड की है, क्योंकि हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी यही कहती थी कि यूथ को क्या करो, मतलब कि जॉब ओरिएंटेड बनाओ, ताकि स्किल दे हमको, ताकि जॉब में वो उनको सिलेक्शन हो पाए, जॉब कर सके ना। तो यूथ को क्या करना था, स्किल देनी थी। इसीलिए अब कैसे इंडस्ट्री ओरिएंटेड या इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्स भी इसके अंदर डाले गए हैं, इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज डाले गए हैं इसके अंदर स्वयं प्लस के अंदर। ठीक है, विद फीचर्स लाइक मल्टीलिंगुअल कंटेंट, एआई गाइडेंस, क्रेडिट रिकॉग्निशन, pathway to employment developed in collaboration with the companies like L&T, Microsoft, Cisco and others। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है मिशन उत्कर्ष। ठीक है, तो मिशन उत्कर्ष का मेन काम क्या है, एनहेंस द न्यूट्रिशन ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स थ्रू आयुर्वेदा। ये याद रखना है, मिशन उत्कर्ष का मेन काम क्या है आपका, टू एनहेंस द न्यूट्रिशन ऑफ किसकी, एडोलसेंट गर्ल्स थ्रू आयुर्वेद। देखो सिम्टम्स क्या होते हैं एनीमिया के, अगर सीवियर एनीमिया है तो आपकी आईज क्या हो जाएगी, रेड। ठीक है, और सेंट्रल, यहाँ पे देखो फटीग होगी, डिजीनेस होगी, फेंटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर सीवियर हो गया एनीमिया तो, सॉरी, आईज आपकी येलो रहेंगी इसमें, है ना, और रेड हो जाएंगी सीवियर एनीमिया में। इस तरीके से चेस्ट पेन होएगा, एंजिया, हार्ट अटैक, ये सारे आपके दे रखे हैं, मसल्स वीक फील करेंगी, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग एनफ रेड ब्लड सेल। तो ये पूछ सकते हैं एनीमिया के बारे में, तो एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाता है। एनीमिया इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग एनफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन टू द, अब रेड ब्लड सेल्स में होंगे तो ऑक्सीजन भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टिश्यू तक नहीं जा पाती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी डिफरेंट पार्ट्स तक नहीं जा पाती है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज द ऑक्सीजन। तो आरबीसी पे ही हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है, तो आरबीसी का काउंट कम हो जाता है एनीमिया के अंदर। दैट कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हैविंग अनीमिया कैन कॉज, फिर इससे क्या, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो हमारे बॉडी में टायर्डनेस आएगी, वीकनेस आएगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इंप्लीमेंट कर दिया कौन सी स्टेट ने, उत्तराखंड ने, विद द एक्सेप्शन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ठीक है, उत्तराखंड हैज नाउ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया टू हैव UCC Act after President Draupadi Murmu approved the UCC Bill 2024। The bill was kept tribals out of its ambit, tribals को बाहर रखा and has complete ban on the practice of हलाला इबादत, और ये ट्रिपल तलाक जो था इसको बैन कर दिया है। द स्टेट असेंबली ऑन February 7, डेट याद रखनी है आपको, कब किया था, February
7/2024 passed the bill which ensured that women are given equal rights in matters related to the property and inheritance। ठीक है। देखो इसका एक कोड था आई मैड, तो जो बेसिकली काम करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो किस पे बात करें? आई से मतलब इनहेरिटेंस, एम से मैरिज, ए से एडॉप्शन, टी से डाइवोर्स। ठीक है, इन पे काम करता है। तो मैंने कोड रखा था आई मैड, तो उन सब पे ये काम करेगा। तो ये कह रहे हैं ना कि इक्वल राइट मिलेगा इसमें, प्रॉपर्टी में और इनहेरिटेंस में। ठीक है, बाकी डाइवोर्स वाइवोर्स की हटाई दी इन्होंने, ट्रिपल तलाक वाले। द बिल वाज वन ऑफ द पोल प्रॉमिस ऑफ बीजेपी। ठीक है। लद्दाख डिमांडिंग टू बी ब्रॉट अंडर द सिक्स शेड्यूल। अब एक होता है शेड्यूल 5, एक होता है शेड्यूल 6, या पॉलिटी में पढ़ते हो। तो लद्दाख चाहता है कि उसको 6 शेड्यूल के अंदर लाया जाए ताकि उसको और ऑटोनॉमी मिल जाए अपने रीजन को मैनेज करने में। ठीक है, ट्राइबल एरियाज के लिए होता है आपका शेड्यूल, ये सॉरी शेड्यूल एरिया के लिए होता है आपका शेड्यूल 6 मोस्टली। ठीक है, ट्राइब्स ही रहते हैं इसमें। तो शेड्यूल एरिया जो होते हैं उनमें लगता है आपका शेड्यूल 6। द पीपल ऑफ लद्दाख अंडर लीडरशिप ऑफ सोनम वांगचुक आर डिमांडिंग द स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल स्टेटस फॉर द लद्दाख। तो इनको स्टेटहुड का भी चाहिए स्टेटस, और 6 शेड्यूल के अंदर चाहते हैं अपने आप स्टेट को। अभी तो यूटी है खैर ये। ठीक है। वांगचू बिगेन 21 डेज हंगर स्ट्राइक ऑन द March 6, टर्मिंग इट क्लाइमेट फास्ट। ये 5th और 6th शेड्यूल मैंने आपको दे दिया, कंपेयर आप कर सकते हो। ठीक है, किन किन स्टेट्स में अप्लीकेबल है। इसका कोड है ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और आपका असम, मिजोरम। ठीक है, ये 10 स्टेट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेट्स। देखो वही 10 स्टेट्स है ना। बस ऐसे में तो याद कर लेता हूँ मेन मेन, उस हिसाब से फिर हो जाएगा। इनको याद भी कर सकते हो, मैप के थ्रू जाओगे नीचे, महाराष्ट्र गुजरात ऐसे साइकिल में चल रही है ऊपर, ये फिर ऐसे आएंगे इस तरीके से, एरो बना के याद कर लेना इसको। ये इन दोनों के हो गए पावर। नेक्स्ट देखेंगे नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। द नीति फॉर स्टेट्स इज अ क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म डिजाइन टू बिकम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नीति फॉर स्टेट्स को क्या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। विकसित भारत स्ट्रेटेजी रूम at Niti Aayog has also been launched. The Viksit Bharat strategy will enable rich visualization and engagement with the insights. ठीक है, the significant feature of the platform include multi-sectoral live repository of 7,500 best practices, 500 policy documents, 900 plus data sets, 1,400 data profiles and 350 नीति publications। बस ये याद रखना है आपको भाई, नीति आयोग का काम क्या है ना, डिफरेंट स्टेट्स से साथ कोऑर्डिनेट करके अपना जो डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो यहाँ पे इन्होंने इकट्ठी कर ली एक साथ, ताकि बाकी स्टेट देख के इम्प्रूवमेंट कर सके। ठीक है। The Viksit Bharat Strategy Room is an interactive space where users will able to visualize data, trend, best practices and policies in an immersive manner। ठीक है, allowing them to make holistic assessment of any problem। मेंस के लिए ज्यादा यूज हो सकता है कि ऐसा विकसित भारत स्ट्रेटेजी रूम और नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म, ये हेल्प करेगा डिफरेंट स्टेट्स की बेस्ट प्रैक्टिस को देखने में, और उनको फिर रेप्लिकेट किया जा सकता है बाकी स्टेट्स में। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम स्ट्रक डाउन कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा था कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। ठीक है ना, वायलेटिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द वोटर्स। द वोटर को जब पता ही नहीं चल पाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, तो उसका राइट टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो इलेक्ट कैंडिडेट को इलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि फंडिंग उसकी कहाँ से, ट्रांसपेरेंसी को, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन को वायलेट कर रही है। Led by the Chief Justice of India, a five-judge constitution bench unanimously struck down the scheme, citing infringement on the voters' right to information and disproportionate restrictions. Violation of right to petitioner argued that the scheme violates the right to information article। कौन से आर्टिकल में आता है इंपॉर्टेंट है, राइट टू आर्टिकल 19(1)(e) ए सॉरी, right to information of the emphasizing voter right to information regarding political party funding। तो वोटर को पता होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग कहाँ से पैसा उसका, तो उसका ये राइट वायलेट हो रहा है, इसलिए इट इज टर्म्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। डिसप्रपोर्शनेट रेस्ट्रिक्शन, प्राइवेसी वर्सेस अलग अलग इश्यूज हैं ये, इसके कारण इनको क्या किया है, स्ट्रक डाउन कर दिया। द स्कीम एनोनिमिटी ऑफ डोनर, पता नहीं चलता पैसे कहाँ से, एम्ड एट कर्बिंग ब्लैक मनी वाज डीम्ड डिसप्रपोर्शनेट टू इट्स गोल। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इसको ब्लैक मनी से कंट्रोल हो रही है, तो डिसप्रपोर्शनेट टू इट्स गोल है। प्राइवेसी वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, while the government argued the donor anonymity to protect the privacy,
तो गवर्नमेंट तो कह रही है हमने डोनर जो डोनेट कर रहा है उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एनोनिमिटी रखी है, इसलिए नहीं बता रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है उससे ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट बड़ा है, ठीक है, कि लोगों को पता चलना चाहिए। तो प्राइवेसी वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, एडवोकेट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी इन द पॉलिटिकल फंडिंग। ठीक है, अनलिमिटेड कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन, एडवोकेट्स अंडरस्कोर द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ अनलिमिटेड कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ऑब्वियसली जब कोई लिमिट ही नहीं होगी, कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन इन्फ्लुएंस होते हैं मनी के थ्रू इसमें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में काफी, है ना, घपले देखे गए थे। तो A Supreme Court bench comprising of Chief Justice of India, Dr. D. Y. Chandrachud, and Justice J. B. Pardiwala and Manoj Mishra came down heavily on the returning officer under whose watch the election for the mayorship of the Chandigarh municipal corporation were held. Returning officer कौन, इसका नाम, इनका नाम है जो अनिल मसीहा, is accused of defacing the ballot papers to benefit the बीजेपी कैंडिडेट। तो उन्होंने बैलेट पेपर के साथ ही छेड़छाड़ की थी। द डिसीजन, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द रिजल्ट ऑफ द चंडीगढ़ मेयर पोल्स डिक्लेयरिंग आप कांग्रेस कैंडिडेट एज द विनर इंस्टेड ऑफ प्रीवियसली डिक्लेयर बीजेपी कैंडिडेट। वो अगला है NESDA वे फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023। ठीक है, तो एनुअल NESDA, ठीक है, नेशनल ई की रेट होगा, एनुअल NESDA वे फॉरवर्ड रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय, कौन रिलीज करते हैं? पहली बात तो ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, DARPG, Department of Administrative Reforms and Public Grievances. The report showed कि जम्मू एंड कश्मीर dominated the with 111 e-services। तो सबसे ज्यादा e-services mapped on the NESDA way forward dashboard। तो इस डैशबोर्ड पे सबसे ज्यादा जो सर्विस मैप की है, कौन सी स्टेट यूटी में की है, दैट इज इन द जम्मू एंड कश्मीर। The report is based on the National E-Governance Service Delivery Assessment Framework। तो NESD की फुल क्या, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा ई सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका जम्मू एंड कश्मीर। By the end of December 23, a total of 16,487 e-service were mapped on the NESDA way forward dashboard, showcasing the extent of digital service delivery across the various sector। तो अब टोटल ई सर्विस इतनी है, उसमें से 1117 है जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की 11, ठीक है, हो गया, फॉलोड बाय तमिलनाडु, और फिर आपके मध्य प्रदेश, केरला। अपार्ट फ्रॉम, सबसे कम कौन है? मणिपुर, मणिपुर बॉटम पे, ठीक है, और उसके बाद फिर बॉटम, और उससे कम लक्षद्वीप, लद्दाख, सिक्किम, नागालैंड। तो सबसे कम है मणिपुर की ई सर्विसेज, सबसे ज्यादा है JNK। ये दो याद रखना। रिलीज, इट इज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। ये जो कुछ मैंने काट रखे इतने रेलिवेंट नहीं है, इसको हटवा, इसलिए मैं हटवा दिए। Supreme Court Legal Service Committee. The Supreme Court Judge Justice B.R. Gavai has been nominated as the chairman of Supreme Court Legal Service Committee। तो Supreme Court Legal Service Committee के जो हेड है आपके, सॉरी, चेयरमैन है, वो कौन है? जस्टिस B.R. गवाई। तो सीधा याद रखो, कोर्ट में कौन देते हैं, क्या देते हैं हम? गवाही। तो जस्ट सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के जो आपके चेयरमैन हुए B.R. गवाही। इसलिए इट वाज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसलिए बनाई गई कमेटी कि वीकर सेक्शन के जो उनको फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस दी जाए। बोथ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके मेंबर और चेयरमैन कौन नॉमिनेट करेगा? आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चेयरमैन कौन है? कोर्ट में उनके देते हैं गवाही। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के हेड है B.R. गवाई। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन बिल्किस बानो केस, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन द रेमिशन ग्रांटेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट ऑन 11 कन्विक्ट्स हु आर आउट ऑफ जेल इन द। तो ये 11 कन्विक्ट्स थे, ठीक है, तो इनको गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था? बेल ग्रांट कर दी थी, ठीक है, आउट ऑफ जेल आ गए थे, ठीक है, दे वर ओवर आउट ऑफ द जेल, ठीक है, रेमिशन को ग्रांट किया था, रेमिशन, दे वर ग्रांटेड रेमिशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस इनका कैंसिल कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किन बानो केस। इसमें देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट कैन पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन।
Remission, unlike furlough and parole, involves reduction in the sentence duration while maintaining the original nature. तो रेमिशन में क्या होता है, सेंटेंस का ड्यूरेशन कम हो जाता है, या ठीक है, और उसका नेचर वही रहता है। तो ये जब उनको रेमिशन दिया गया गुजरात हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस स्ट्रक डाउन कर दिया। द रेमिशन सिस्टम गवर्न बाय द, ये इंपॉर्टेंट है कि रेमिशन सिस्टम इज गवर्न बाय द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894, आउटलाइंस द रूल्स अवॉर्डिंग मार्क्स एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सेंटेंस फॉर, तो किस तरीके से किस केस में शॉर्टनिंग होगी सेंटेंस की, तो कौन, इट इज गवर्न बाय द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894। तो रेमिशन इज सिस्टम इज गवर्न बाय द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894। Crime in India report. So NCRB, National Crime Record Bureau, has unveiled the annual report titled Crime in India for 2022। तो 2022 के लिए बता रखा है। तो आगे सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ पे देखे गए हैं, आपके दिल्ली में। The national capital recorded the highest number of cases and the maximum crime rates across 19 metropolitan। फिर चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। और लास्ट में कोलकाता। A total of 58 lakh cognizable crimes were registered, comprising both of Indian Penal Code and special and local laws crimes. The registration of cases witnessed a 4.5 decline compared to, तो registration of cases कम हुआ है, ठीक है। और कितने केस में, 58 लाख कोग्नाइजेबल क्राइम्स रिपोर्ट किए, रजिस्टर किए गए। कोग्नाइजेबल ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट एनी वारंट, तो वारंट के बिना भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कोग्नाइजेबल ऑफेंस के अंदर। Kolkata emerged as the safest city in the India for the third consecutive year, recording the least number of cognizable offense per lakh population among the metropolitans। तो अगर मेट्रोपॉलिटिस 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो नंबर ऑफ केसेस थे, सबसे ज्यादा थे दिल्ली में और सबसे कम थे कलकत्ता में। कोलकाता, ठीक है। अब बात करते हैं साइबर क्राइम, स्टेट्स विद द हाईएस्ट साइबर क्राइम चार्जशीट रेट फॉर द साइबर। तो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कहाँ पे चार्जशीट है, आपके मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, फिर मिजोरम, ठीक है। तो मेन याद रखो, सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साइड में गया छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़, फिर मिजोरम, साइबर क्राइम्स। द सीईसी एंड अदर इलेक्शन कमीशन बिल, ठीक है। तो इनको अपॉइंटमेंट करने अभी लाया है। तो एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी, सर्च कमेटी हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कंप्राइजिंग ऑफ 2 other members not below the rank of secretary to the government of India, shall prepare a panel of 5 person। तो ये कमेटी होगी, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी होगी, सर्च कमेटी, सॉरी सर्च कमेटी होगी। तो इसमें क्या, हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर हो गया आपका, प्लस में आपके 2 मेंबर्स होंगे दैट आर नो बिलो द रैंक ऑफ, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। ये 5 पैनल पर्सन का नाम सजेस्ट करेंगे फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट एज द सीईसी एंड अदर ईसी। तो ये आपके करेंगे आपके +2 मेंबर्स, 5 पैनल लोगों का, जो कि सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के लिए अपॉइंट होंगे। अब सर्च कमेटी का रहेगा सिलेक्शन कमेटी, सीईसी एंड अदर ईसी सेल्फ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। इन पांचों जो नाम आए, ये जो सर्च कमेटी 5 नाम रिकमेंड करेगी, इसको फिर सिलेक्शन कमेटी करेगी, और उसको उनमें से जिनको करना है अपॉइंट, फिर नो मान लो सिलेक्ट कर लिए इन्होंने, ये सिलेक्ट हो गए, जो भी, चाहे एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, बाकी इलेक्शन कमीशन, उनको फिर अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, इसमें कौन कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन वो मेंबर रहेंगे, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेट बाय द प्राइम मिनिस्टर। 3 मेंबर हो गए, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, और एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बाकी तो 106 अमेंडमेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है विमेन रिजर्वेशन के लिए। तो लैंडमार्क विमेन रिजर्वेशन बिल है, ठीक है, इट्स अ विमेन रिजर्वेशन बिल। बस अमेंडमेंट एक्ट एक आपको याद रखना है, कौन सा है, 106, 106। तो 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इट इज रिलेटेड टू द विमेन रिजर्वेशन इन आपका लेजिस्लेचर बोल लो, पार्लियामेंट में भी है और स्टेट में भी है। द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम सीक्स टू रिजर्व 33% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर वीमेन। तो लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, दोनों के अंदर आपका 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं वीमेन के। इट विल इंट्रोड्यूस 3 न्यू आर्टिकल, 3 नए आर्टिकल आएंगे, 330A, 332A
और 334A। तो 330A, फिर दो ऐड कर लो 332, फिर दो ऐड कर लो 334, 332, 334A, एंड वन न्यू क्लोज इन द, और एक न्यू क्लोज ऐड होगी 239AA, ये होगा in the constitution. After this, one third of the seats in the Lok Sabha and state legislative assembly will be reserved for women. Also, out of the current reserved seats for SC and ST, one third of the seat will be reserved for the women. अभी भी जो current SC ST के उनमें से वन थर्ड उनमें से भी women के लिए रिजर्व होंगे. टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द आपका 543 है लोकसभा में, ठीक है. अनरिजर्व सीट 412, सीट रिजर्व फॉर एस सी 84, फॉर एस सी 47, ठीक है. मिनिमम नंबर ऑफ वीमेन रिप्रेजेंटेशन आफ्टर रिजर्वेशन कितना हो जाएगा, 181 रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लोकसभा. इन द करेंट 17th लोकसभा देयर वर 82 वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, एक बार इसको देखते हैं. अनरिजर्व्ड हो गया आपका, एक से, ठीक है, ठीक है. ये मैंने बताई दिया आर्टिकल आपके. अब देखते हैं पर्सनैलिटी राइट्स. पर्सनैलिटी राइट्स refers to the person's right to protect their personality which is a part of the right to privacy और right to property. अब पर्सनैलिटी राइट पे भी मान पर्टिकुलर टाइप ऑफ वॉइस है आपकी, है ना, उसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं. निक नेम, स्टेज नेम, है ना, और वॉइस सिग्नेचर, इमेजेस, इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पर्सनैलिटी राइट्स. सेलिब्रिटी ऑफन ट्रेडमार्क aspects of their personality for commercial use, ensuring only they can profit from their unique features. Courts have recognized the rights of publicity, allowing celebrity to protect their name, likeness, and persona from unauthorized use. Analysis of sitting MPs from Lok Sabha and Rajya Sabha of India 2023. तो कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो सब एनालिसिस किया है. करता कौन है मोस्टली, आप देखना एडीआर करता है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर. और दूसरे साथ साथ न्यू इलेक्शन वॉच NEW has jointly published a report titled Analysis of Sitting MPs from Lok Sabha and Rajya Sabha in 2023. तो क्या इनके किसने किया है, पहले तो एडीआर प्लस न्यू, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड न्यू इलेक्शन वॉच. तो पार्टी वाइज इन्होंने बताया कैसे सिटिंग एमपीज और एमएलए का क्रिमिनल केसेस है. तो 40% ऑफ द 763 सिटिंग एमपीज एनालाइज हैव डिक्लेयर्ड द क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देमसेल्फ. तो जितने भी एमपीज हमारे राज्यसभा लोकसभा, उनमें 40% के ऊपर तो क्या है, क्रिमिनल केसेस आपके रजिस्टर्ड है, ठीक है, डिक्लेयर्ड द क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देमसेल्फ. 25% ऑफ दीज एमपीज डिक्लेयर्ड सीरियस, और 25% में सीरियस चार्जेस है. केरला है 79%, बिहार है 73%, महाराष्ट्र है 57 इतना परसेंट, दिल्ली है 50% ऑफ देयर एमपी डिक्लेयरिंग क्रिमिनल केसेस. सबसे ज्यादा किसमें आ रहे हैं, केरला में, ठीक है. अदर पार्टी में बीजेपी 36%, वैसे सबसे ज्यादा किसमें, आरजेडी में 83%. आईना, आईना मतलब आपको दिखाना आईना. आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज इज अ टूल लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. तो सबसे पहली बात है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है आईना डैशबोर्ड. किस लिए, टू हेल्प सिटीज असेस देयर परफॉर्मेंस एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर. तो डिफरेंट सिटीज के आईना, उनको आईना दिखा रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है वो देखो और दूसरी चीज से लर्न करो. रैंकिंग कोई नहीं देंगे, बस परफॉर्मेंस बताएंगे आपकी कितनी क्या है. इसमें याद रखना, इट्स नॉट रैंकिंग. The primary objective of the INA dashboard are to help cities to see how they are faring vis-a-vis other cities. ठीक है, inspiring them by providing the possibilities and areas of improvement and providing opportunities to learn and engage with the front runners. While not ranking ULB, ranking नहीं करेगा, the INA dashboard would serve as the tool for comparing similarly placed cities, promoting peer learning. तो जो सिमिलरली प्लेस सिटीज है ना, बजट के वाइज या फिर आपकी पॉपुलेशन वाइज या पर, तो उनमें बताता है कि देखो ये सिटीज ऐसे कर रहे हैं तो आप भी से सीखो. आईना मतलब आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए चीजें बताई जाएंगी. पांच, ये कुछ पांच ब्रॉड पिलर जिन पे करते हैं इंडिकेटर्स: पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, फिनेंस के बेसिस पे प्लानिंग, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज. यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है. द यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाज अप्रूव्ड रिसेंटली बाय द यूनियन बजट, इन द यूनियन बजट. द स्कीम विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम, कब से होगी, अगले साल से, April 1 डेट पूछ लेता है 2025 तक. बाकी इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे बना रखी है, आपको मिल जाएगी. यूनिफाइड पेंशन स्कीम की डेटा मैंने आपको दे रखा है. ओल्ड पेंशन स्कीम कैसी थी, न्यू पेंशन स्कीम कैसी थी, पहले तो ओल्ड थी फिर न्यू आई, अब यूनिफाइड पे आ रही है, ठीक है. तो ये इन दोनों का मिक्सचर है. मेन इसमें दो तीन इशू थे. एक तो इनको फिक्स नहीं मिल रही थी, है ना, तो मार्केट बेस्ड थी. यहाँ पे तो फिक्स मिलती थी लास्ट, और यहाँ पे क्या मार्केट लिंक थी, ठीक है. अब इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि 50% ऑफ द एवरेज पे इनको मिल जाएगी, फिक्स मिल जाएगी, ठीक है.
दूसरा क्या था, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं था ओल्ड में, न्यू में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी था। ये देखो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ठीक है, पर यहाँ पे रखा गया कंट्रीब्यूशन। तो अभी ये इशू रिजोल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो मिनिमम पेंशन इंश्योर कर दी एक तो इसमें, लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अभी भी करना पड़ेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर भी। द रिसेंटली इंट्रोड्यूस यूपीएस प्रोमिस रिटायरीज अ फिक्स पेंशन, फिक्स पेंशन तो मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयज को कंट्रीब्यूट तो अभी भी करना पड़ेगा। However, it retains the provision of employee contribution like the new pension scheme। तो इसके अंदर जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके अंदर फिक्स्ड था, एक तो फिक्स्ड पेंशन थी वो भी ठीक था, दूसरा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं था, फिक्स पेंशन थी। यहाँ पे जो न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट लेके आई उसमें फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन, फिक्स पेंशन नहीं थी क्योंकि मार्केट बेस्ड थी, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था। अब जो बीच वाली आई है इसमें फिक्स्ड वाला तो कर दिया इन्होंने, यानी कि ये वाला फीचर्स का ले लिया, फिक्स तो है लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी है। अब एम्प्लॉय ये भी डिमांड कर रहे हैं कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी ना हो, इस तरीके से, बस ये डिफरेंस याद रखना। नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। कहाँ पे, राजगीर बिहार के अंदर, कब किया था, जून 19 2024। द कैंपस इज अ नेट जीरो ग्रीन कैंपस विद ओवर 100 acres ऑफ ग्रीन कवर एंड वाटर बॉडीज। द ओरिजिनल नालंदा यूनिवर्सिटी was established around 16 year ago and is considered to be one of the first residential universities in the world. The ruins of Nalanda were declared as United Nations Heritage Site in 2016। सिटीजन, ठीक है। शी बॉक्स क्या था, विमेन के रिगार्डिंग जो वर्किंग प्लेस पे कंप्लेंट बॉक्स था, ठीक है। द शी बॉक्स, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी वुमेन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट रिसेंटली लॉन्च द न्यू शी बॉक्स पोर्टल। तो नया शी बॉक्स पे पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। इट इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो ये पोर्टल क्या काम करेगा, न्यू सी बॉक्स पोर्टल, कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पे जो भी कंप्लेंट है उनको मॉनिटर और उनको रजिस्टर करने के लिए सी बॉक्स पोर्टल। ठीक है, कुछ लास्ट पॉइंटर्स देख लेते हैं पॉलिटी का, फिर ये पॉलिटी वाला सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। केपी शर्मा ओली हैज बीन स्worn इन एज द नेक्स्ट पीएम ऑफ द नेपाल एंड फॉर द फोर्थ टाइम टू लीड द, तो नए नेपाल के पीएम कौन बने, केपी शर्मा ओली। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द स्टेट्स कैन नॉट अल्टर द शेड्यूल क्लास लिस्ट। तो जो शेड्यूल क्लास की जो लिस्ट है उसको आपका स्टेट अल्टर नहीं कर सकते। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व ऑन द जून 7। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का पता है जून 7 को। हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन सेंटर और स्टेट के होने चाहिए नहीं होती, इसके लिए हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की गई है सेंटर ने, और उनके जो चेयरमैन है वो है अंडर द हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे श्री रामनाथ कोविंद जी। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट द ट्राइब्यूनल्स कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फ्रेम द पॉलिसीज। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे गवर्नमेंट को डायरेक्ट करने लगी तो ट्राइब्यूनल्स भी करने लगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ट्राइब्यूनल्स कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट फॉर द टू फ्रेम द पॉलिसीज। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में हम करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट आगे। ओके।